क्वेश्चन है, किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? किसी भी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? ऑप्शन दे रखा है, कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, मेष प्रकार वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग। तो इनमें से कौन सी वाइंडिंग आम वाइंडिंग होती है जो सिंगल फेज में हमेशा लगाई जाती है? जो एक पेज में हमेशा लगाई जाती है वह बाइंडिंग कौन सी होती है? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को, और लाइक शेयर सभी को करना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग। कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जो सिंगल फेज में सबसे ज्यादा आम होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए कम से कम? 1 मीटर, 2.4 मीटर, 2.43 मीटर, 2.439 मीटर। तो कितना होना चाहिए क्लियरेंस? वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस कितना होना चाहिए न्यूनतम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.439 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय कॉन्टैक्टर निम्नलिखित में से किससे परिचालित होता है? किससे परिचालित होता है चुंबकीय कॉन्टैक्टर? ऑप्शन दे रखा है, आर्मेचर, योक, कुंडली, इनमें से कोई नहीं। तो किससे परिचालित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली द्वारा। किसके द्वारा? कुंडलन द्वारा। कुंडलन को वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति कौन सी है? इनमें से सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है, सीटीएस वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, क्लीट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो इनमें से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग होती है? चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कौन सी होती है? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है? व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन दे रखा है, अज्ञात वोल्टेज पता करना, अज्ञात शक्ति पता करना, अज्ञात प्रतिरोध पता करना, या फिर अज्ञात फ्रीक्वेंसी पता करना। तो इनमें से व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और सभी दोस्त लाइक जरूर करना है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात प्रतिरोध को पता करना ही व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब भी कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जब भी कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो चालक में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यह कौन सा नियम है? यह कौन सा नियम है? ऑप्शन है, कुलम्ब का नियम, फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो कौन सा नियम होता है ये? जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है। तो वह नियम कौन सा है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। क्या होता है? फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर को शून्य से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दे रखा है, गति तेजी से बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है गति तेजी से घट जाती है, गति थोड़ी घट जाती है, और ऑप्शन डी है गति अपरिवर्तित रहती है।
तो गति पर क्या परिवर्तन होता है गति में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड तक स्थिति तक बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति थोड़ी घट जाती है। गति थोड़ी घट जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, अर्थात 5% के लगभग कम होती है, लगभग 5% के लगभग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान क्या होता है? बड़े पावर स्टेशन, शक्ति स्टेशन में पृथ्वी का प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0.1 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम या फिर 5 ओम, तो कितना होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बड़े पावर स्टेशनों में पृथ्वी का प्रतिरोध कितना रखा जाता है, कितना होता है उनका मान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 ओम। कितना हो जाएगा? 0.5 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है? ऋणात्मक पोल किस पदार्थ का बना होता है? एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, कार्बन। तो किसका बना होता है शुष्क सेल का? ड्राई सेल का ऋणात्मक पोल किसका बना होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। तो जस्ते का बना होता है ऋणात्मक पोल, और अगर धनात्मक की बात करें तो वह बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, एक आईजीबीटी के 3 टर्मिनल क्या है? 3 टर्मिनल होते हैं तो वे क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, संग्राहक, उत्सर्जक और बेस, संग्राहक, उत्सर्जक और गेट, बेस, स्रोत और नाली, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 टर्मिनल होते हैं तो वे कौन कौन से होते हैं आईजीबीटी के? चलिए बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं या इनमें से नहीं होते? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। कौन से होते हैं 3 टर्मिनल? संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। संग्राहक को कलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं संग्राहक को? कलेक्टर। और उत्सर्जक को एमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है? धनात्मक विद्युत वाहक बल, विपरीत विद्युत वाहक बल, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, या फिर काउंटर विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंटर ईएमएफ। क्या हो जाएगा? काउंटर विद्युत वाहक बल। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैंप विभिन्न आकारों और रंगों में बनाया जा सकता है? इनमें से कौन सा लैंप है जिनको विभिन्न आकारों और रंगों में बनाया जा सकता है? फ्लोरोसेंट लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा लैंप है जिसको अलग अलग आकार में और रंगों में बनाया जा सकता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन लैंप। कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है? पारे का स्तंभ, कार्बन का घन, तांबे का घन, या तार की इकाई लंबाई। तो कैसे परिभाषित किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे का स्तंभ। क्या कहा जाता है? पारे का स्तंभ, या फिर इसे मरकरी का कॉलम भी कह सकते हैं। मरकरी का कॉलम, स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए? किस प्रकार से एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है, किस प्रकार से? ऑप्शन है, इसके साथ श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर, इसके साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर, इसके साथ श्रेणी में कैपेसिटर जोड़कर, इसके साथ समानांतर में कैपेसिटर जोड़कर। तो किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार से एमीटर में बदला जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर। क्या हो जाएगा? इस गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर इसे एमीटर में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? भूयोजन तार या भूमिगत तार, जिसे अर्थ तार भी कह सकते हैं, तो यह किसका आकार पर आधारित होता है? भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर, सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर, मिट्टी की प्रतिरोधकता पर, या फिर ये व सी दोनों पर। तो किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए किस पर आधारित होता है इसका आकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों पर ही, अर्थात भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर और मिट्टी की प्रतिरोधकता पर, दोनों पर ही निर्भर करता है, अर्थात दोनों पर ही आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए व सी दोनों ही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है? स्टोरेज बैटरी होती है जिसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है उसकी? ऑप्शन दे रखा है, उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने में, डिस्चार्ज करने में, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में, या फिर सल्फेशन रोकने में। तो कैसे सहायता की जाती है ट्रिकल चार्जिंग विधि द्वारा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रिकल चार्जिंग द्वारा कैसे सहायता दी जाती है स्टोरेज बैटरी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए ट्रिकल चार्जिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आवेशित आयन, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे संग्रहित की जाती है सीसा अम्ल बैटरी में? लेड एसिड बैटरी को सीसा अम्ल बैटरी भी बोल सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, जिसे केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, केमिकल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए किस वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? PVC, बेटन, क्लीट, लेड, शीतड़। चलिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटन। कौन सी वायरिंग की जाती है? बेटन वायरिंग, बेटन वायरिंग। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? घरेलू उद्देश्य के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है? बेटन, क्लेट, कॉन्ड्यूट, या केपिंग। चलिए बताइए क्या होगा। घरेलू उपयोगों के लिए कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंड्यूट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग सेतु परिशोधक में डायोड होते हैं।
पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर। सेतु परिशोधक का मतलब है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें कितने डायोड होते हैं पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में? ऑप्शन दे रखा है 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड। तो कितने डायोड होते हैं पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डायोड। कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर की स्थापना सरल व आसान होती है? ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी सरल व आसान स्थापना की जाती है? उसकी स्थापना सरल व आसान होती है। चलिए बताइए, 1 फेज ट्रांसफार्मर, 2 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर या 4 फेज ट्रांसफार्मर? तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है जिसकी स्थापना सरल व आसान होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विभव ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टेज में कम कर परिवर्तन, मापक यंत्रों तथा रिले के साथ, आपूर्ति के विभव को बढ़ाना, अधिक मात्रा की शक्ति को स्थानांतरित करना। तो किसके लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापक यंत्रों तथा रिले के साथ। किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? मापक यंत्रों तथा रिले के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के, केवल धारा मान के, समय के, या धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के? तो किसके समानुपाती होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की किस्म पर, या उपरोक्त सभी पर। तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पदार्थ की किस्म पर निर्भर करती है विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? उसके पदार्थ की किस्म पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ही तत्वों के जिन परमाणुओं का परमाणु भार समान नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जो परमाणु होते हैं एक ही तत्व के बने होते हैं तो उनके परमाणु भार समान नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है समभारी, समरूपी, समस्थानिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्या कहा जाता है उन्हें? समस्थानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 76 है वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग पसंद की जाती है? वर्कशॉप लाइटिंग होती है उसके लिए किस प्रकार की वायरिंग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? किस वायरिंग को सबसे अधिक पसंद किया जाता है? सरफेस कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग, या फिर कैसिंग कैपिंग वायरिंग? तो किस प्रकार की वायरिंग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वर्कशॉप लाइटिंग के लिए? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को, और लाइक शेयर सभी कर दीजिए एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस कंड्यूट वायरिंग। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सी वायरिंग पसंद की जाती है? सरफेस कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट से नीचे हो जाता है। किससे नीचे हो जाता है जब थायरिस्टर बंद हो जाता है? चलिए बताइए, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, लेचिंग करंट, या होल्डिंग करंट? तो किससे नीचे हो जाने पर थायरिस्टर बंद हो जाता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्डिंग करंट। थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट होल्डिंग करंट से नीचे हो जाता है, होल्डिंग धारा से नीचे हो जाता है जब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि धारा और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज से बाहर है तो शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी जब धारा और वोल्टेज 90 डिग्री फेज से बाहर है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम, अधिकतम, शून्य या फिर सतत, तो क्या होगी शक्ति, क्या होगी पावर, क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य, क्या होगी, 0। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों का काला पड़ने का मुख्य कारण क्या है, संभावित कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है, फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज, अनुचित बेलास्ट या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे काले क्यों पड़ जाते हैं, मुख्य कारण क्या है इसका संभावित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्लोरोसेंट के लैंप को बार बार शुरू करने से भी काला पड़ सकता है, कम या अधिक वोल्टेज होने से भी पड़ सकता है और अनुचित बेलास्ट के कारण भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। एक चालक में पैदा हुई हीट किसके वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हीट किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट के। किसके समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। ईएमएफ पैदा, फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिघात, धारिता या फिर प्रेरकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बताइए क्या होगा जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरकता। क्या होगा, प्रेरकता, जिसे इंडक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पर काम करता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, अनोन्य प्रेरण या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव का नियम। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है केवीएल का सिद्धांत। केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं। चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक, या तो ए या बी। तो कौन सा करेक्ट होगा। चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या कहलाते हैं, चलिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालक। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या होती है। ट्रांजिस्टर होता है उसमें डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या 5, कितनी होती है। चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2 डिप्लीशन परत होती है ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ट्रांसफार्मर में किसे घटाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है कोर को, चलिए बताइए। एडी करंट लॉस को, हिस्टेरेसिस लॉस को, कॉपर लॉस को या फिर आयरन लॉस को। तो किसे घटाने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस, जिसे भंवर धारा हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शुद्ध अर्धचालक में शुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
एक सेमीकंडक्टर में शुद्धता संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्रण, डोपन, अपवाह या फिर सम्मिश्रण, क्या कहा जाता है? चलो बताओ क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डोपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, शेडेड पोल मोटर या फिर सर्वो मोटर। तो कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टैरिसीस मोटर। किस मोटर का उपयोग किया जाता है टेप रिकॉर्डर में? हिस्टैरिसीस मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 हेनरी इंडक्टेंस की कॉइल में 16 वोल्टेज का ईएमएफ लगाया जाता है, करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? चलो ज्ञात करके बताओ क्या होगा। 4 एम्पियर प्रति सेकंड, 8 एम्पियर प्रति सेकंड, 16 एम्पियर प्रति सेकंड या फिर 32 एम्पियर प्रति सेकंड। तो वो करंट में बदलाव की दर क्या होनी चाहिए? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों करंट याद करने के लिए क्या होगा? वोल्टेज बटा इंडक्टेंस। क्या होगा? इंडक्टेंस अर्थात एल। तो वोल्टेज कितना दे रखा है? 16 वोल्टेज, बटे में कितना आ जाएगा? इंडक्टेंस कितना दे रखा है? 4 हेनरी। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। करंट की बदलाव की दर कितनी हो जाएगी? 4 एम्पियर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर पॉजिटिव 2 कूलम्ब और नेगेटिव 5 कूलम्ब आवेश वाले 2 आवेश किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश कितना होगा? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना। +2 कूलम्ब और -5 कूलम्ब आवेश वाले 2 आवेश किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल आवेश क्या होगा? 3 कूलम्ब, 7 कूलम्ब, -3 कूलम्ब, ये इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब -5 में से प्लस के 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा? -3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -3 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लोडित स्थितियों के अंतर्गत 2 समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण या फिर डाइलेक्ट्रिक परीक्षण। तो किस परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है दक्षता को? चलिए बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक टू बैक परीक्षण। क्या कहा जाता है? बैक टू बैक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? लोड बदलने के कारण, यांत्रिक कंपन के कारण, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण। तो किस कारण से गुंजन की आवाज आती है ट्रांसफार्मर में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। किस कारण से आती है आवाज, गुंजन की आवाज? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर, पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश तीव्रता के लिए, निम्न तापमान के लिए, उच्च तापमान के लिए या फिर आर्द्रता के लिए। तो किसके लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए। किसे मापने के लिए? उच्च तापमान मापने के लिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, स्टेपर मोटर। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर। क्या होगा? प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रेजिस्टर किस स्थिति में होना चाहिए? श्रेणी में, समानांतर में, मिश्रित में, अनियत में। तो किस में होना चाहिए? जब लोड पर वोल्टेज में गिरावट करनी हो, तो वोल्टेज को घटाना हो तो किस में, रजिस्टर को किस में स्थित करना चाहिए, जोड़ना चाहिए? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी में। किसमें? सीरीज में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तुल्यकालिक मोटर अनिवार्य रूप से किस पर चलने वाली मोटर होती है? अग्रणी शक्ति गुणांक पर, एकक शक्ति गुणांक पर, नियत चाल पर, या भिन्न चाल पर। तो कैसी मोटर होती है? कंपलसरी क्या होता है एक सिंक्रोनस मोटर में? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक सिंक्रोनस मोटर में कंपलसरी क्या होता है, अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियत चाल। क्या होता है? नियत चाल। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा निरूपित होती है? रिपल फ्रीक्वेंसी का मान किसके द्वारा निरूपित किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में? ऑप्शन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, 2 गुना फ्रीक्वेंसी, 3 गुना फ्रीक्वेंसी, या फिर 4 गुना फ्रीक्वेंसी। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रिज रेक्टिफायर में। किसमें? ब्रिज रेक्टिफायर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपल फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना। अर्थात रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर 2 गुना फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, या फिर स्थितिज ऊर्जा में कमी। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, फाइल का, पानी का, केरोसिन ऑयल का, या फिर सैंड पेपर का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंड पेपर का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सैंड पेपर का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण क्या है? अधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण क्या है? फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, कनेक्टर। क्या है? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। अगला क्वेश्चन 300 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? चलो बताओ क्या होगा। रबर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन, लेड शीट, या स्टील आर्म रिंग। तो सिंगल कोर केबल में इनमें से क्या नहीं दिया जाता है आमतौर पर? क्या नहीं दिया जाता है? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील आर्म रिंग। क्या नहीं दिया जाता है? स्टील आर्म रिंग। सिंगल कोर 301 है, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है, गोलाकार, आयताकार, त्रिकोण, या फिर षटभुज। तो क्या होता है खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी को करेक्ट आंसर
कमेंट में लिखना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोण। कैसा होता है, त्रिकोण होता है, त्रिभुज के समान होता है, तीन कोनों से बना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोण। खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, त्रिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है, भार को उच्चतम धारा प्राप्त करना, उच्च वोल्टता क्षमता प्राप्त करना, दो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को बदलकर ट्रांसफार्मर लगाना, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर दो ट्रांसफार्मरों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका मुख्य कारण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता क्षमता प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। टैंक में वायु का प्रवेश रोकना, टैंक में नमी का प्रवेश रोकना, तेल को फैलने व संकुचित होने के लिए स्थान प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल को फैलने व संकुचित होने के लिए स्थान प्रदान करना ही कंजर्वेटर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरिस्टर की कितनी परतें होती है। थायरिस्टर की कितनी परतें होती है, 2 3 4 या फिर 5, कितनी परतें होती है थायरिस्टर में। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कितनी परतें होती है, 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है। गुणवत्ता कारक होता है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है। वोल्टता आवर्धन, करंट आवर्धन, प्रतिरोध आवर्धन, प्रतिबाधा आवर्धन। तो और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है गुणवत्ता कारक को। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टता आवर्धन। किस नाम से जाना जाता है, वोल्टता आवर्धन के नाम से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए समय अवधि कितनी होगी। 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए समय अवधि क्या होगी, चलिए बताइए। हल करके सभी सोल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों समय अवधि व फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है। क्या होती है, विलोमानुपाती। तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1/200। तो 1/200 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब ऊपर शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे तो नहीं जा रहा, फिर भी भाग, फिर शून्य लगाएंगे, फिर एक बार शून्य लगाएंगे तो यहाँ भी शून्य लगा देंगे। अब चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, सॉरी 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.005 सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। इनमें से एक्टिव डिवाइस कौन सा है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर या ट्रांजिस्टर। तो सक्रिय डिवाइस कौन सा है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक्टिव डिवाइस कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ये क्या है, एक्टिव अर्थात सक्रिय डिवाइस है। जबकि ये तीनों क्या है, ये अक्रिय डिवाइस है। ये तीनों क्या है, अक्रिय डिवाइस है। जबकि ट्रांजिस्टर क्या है, सक्रिय डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है। फीडर की सुरक्षा के लिए जो रिले प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा रिले होता है। थर्मल रिले, बुकोल्ज रिले, ट्रांसले रिले या उपरोक्त सभी। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसले रिले। किस नाम से जाना जाता है,
ट्रांसले रिले। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स में रोटर स्लॉट को थोड़ा तिरछा दिया जाता है जो ऑप्शन दे रखा है विंडेज हानि को कम करता है, एडी करंट को कम करता है, गंदगी और धूल के जमाव को कम करता है या फिर चुंबकीय गुंजन को कम करता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्यों दिया जाता है इंडक्शन मोटरों में रोटर स्लॉट्स को तिरछा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए इसको रोटर स्लॉट्स को तिरछा रखा जाता है, इस प्रकार से तिरछा रखा जाता है स्लॉट्स को। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी भी समानांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है, एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, दोगुना होता है या फिर आधा हो जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में पोल शूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या होता है? फील्ड कॉइल्स को सहारा देना, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, ये व भी दोनों या इस संयोजन को यांत्रिक ताकत प्रदान करना। तो क्या होता है पोल शूज का मुख्य उद्देश्य? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए व बी दोनों ही क्या होते हैं? फील्ड कॉइल्स को सहारा देना व एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना ही पोल शूज का मुख्य कार्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिस्टैरिसीस हानि किसमें प्रयोग किया जाता है? हिस्टैरिसीस हानि किसमें प्रयोग किया जाता है? परावैद्युत तापन में, प्रतिरोध तापन में, स्टील के प्रेरण तापन में या फिर पीतल के प्रेरण तापन में? तो किसमें प्रयोग किया जाता है हिस्टैरिसीस हानि को? चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील के प्रेरण तापन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्मोकपल यंत्र किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? थर्मोकपल यंत्र होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जूल प्रभाव पर, थॉमसन प्रभाव, एंडरसन प्रभाव या सीबेक प्रभाव? तो किस सिद्धांत पर काम करता है थर्मोकपल यंत्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबेक प्रभाव। किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? एक विद्युत आयरन कॉइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, आंशिक चालन और आंशिक संवहन। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालन। क्या कहलाता है? चालन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी ब्रिज जिसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? ऐसी ब्रिज जिसे फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, आवृत्ति को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा ब्रिज होता है? शियरिंग ब्रिज, वेन ब्रिज, केल्विन ब्रिज या फिर एंडरसन ब्रिज? कौन सा ब्रिज होता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन ब्रिज। कौन सा ब्रिज होता है? वेन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मल रिले जो होता है वह किस प्रिंसिपल काम करता है? किस प्रिंसिपल पर काम करता है? यांत्रिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? हीट प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग
इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? वाटमीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मेगर? कौन सा उपकरण है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगर। अगला क्वेश्चन, किसी मरकरी आरक रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर किससे निर्मित होता है? मरकरी आरक रेक्टिफायर में एनोड सामान्य रूप से किससे निर्मित होता है, किससे बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर ग्रेफाइट? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट द्वारा। किसके द्वारा बना होता है? ग्रेफाइट द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट में शामिल होता है चांदी और टिन, तांबा और टंगस्टन, टंगस्टन और चांदी, तांबा और निकल। चलिए बताइए क्या होगा, किसके मिश्रण से बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और निकल दोनों के मिश्रण से बना होता है, तांबा प्लस निकल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट किसका मिश्रण धातु होता है? किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और निकल, निकल और क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट किसके मिश्रण से बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या होती है। वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर मार्गों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 8? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितनी होती है? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है? सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन दे रखा है केवल लीडिंग, केवल लैगिंग, केवल यूनिटी या फिर उपरोक्त सभी? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिंक्रोनस मोटर किस शिखर गुणांक पर काम कर सकती है? सॉरी, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, अर्थात लीडिंग पर भी, लैगिंग पर भी व यूनिटी तीनों पर ही काम कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब? ऑप्शन दे रखा है वायु अंतराल अधिक होता है, वायु अंतराल कम हो, लोड में अचानक परिवर्तन होता है या फिर लोड स्थिर रहता है। तो कब होती है हंटिंग? चलिए बताइए क्या होगा, कैसे होती है? सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड में अचानक परिवर्तन होने से। कब होती है? लोड में अचानक परिवर्तन होने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर कौन सा होता है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर उपयोग में लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? बला गुण किसका उच्च होता है? ऑप्शन दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिर्फ फेज मोटर। तो कौन सी मोटर का बला गुण उच्चतम होता है? चलिए बताइए क्या होगा, कौन सी सिंगल फेज मोटर का बला गुण उच्चतम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। और 326 है, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल अप लाइफ होता है?
इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होता है? माइका कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होता है? किस में होता है कम सेल्फ लाइफ? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी सेल्फ लाइफ कम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। किसकी सेल्फ लाइफ कम होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। अगला क्वेश्चन है, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है, दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं, स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग होता है, रोटर में दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं, या फिर स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटर में दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं। इसके रोटर में क्या होते हैं? दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोगिंग इनमें से किसमें होता है? किससे संबंधित होता है? कोगिंग शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है? इंडक्शन मोटर, कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर या फिर डीसी शंट मोटर। तो किससे संबंधित होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कोगिंग शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर से। किससे संबंधित होता है? इंडक्शन मोटर से। अगला क्वेश्चन है, एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप किस स्थिति में रहता है? ऑप्शन है, अंधेरा, पूर्ण रोशनी, हल्की रोशनी या चमक नहीं होगी। चलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण, क्या? निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया लैंप की स्थिति क्या होगी? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोशनी देगा। क्या होगा? पूर्ण प्रकाशमान हो जाएगा बल्ब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात होता है। प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है? प्रतिघात, पावर रेटिंग, पावर फैक्टर, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर। क्या होगा? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? कोर लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शनल लॉस या विंडेज लॉस। कौन सा लॉस इंडक्शन मोटर के रोटर टेस्ट में भी होता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। क्या होगा? ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र लेटर पर 473 जे में अक्सर जे क्या इंगित करता है? जैसे मान लो 473 जे है तो इसमें ये जे अक्षर है, ये क्या इंगित करता है? इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ये जे क्या इंगित करता है? चलिए बताइए क्या इंगित करता है। मल्टीप्लायर, सहनशीलता, तापमान गुणांक या संधारित्र का प्रकार। तो जे क्या इंगित करता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहनशीलता। क्या इंगित करता है? सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन से गुजारा जाता है तो घोल का रंग में बदलाव होता है। घोल के रंग में किस कारण से बदलाव होता है?
ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव, विद्युत का तापीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत का रासायनिक प्रभाव। क्या कहलाता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो तो निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ करंट व पावर प्राप्ति किस वाक्यांश से संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन ड्रेन, कॉमन कलेक्टर। क्या होगा? जब किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो और निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ करंट और पावर प्राप्ति को किस वाक्यांश से संदर्भित किया जाएगा? संदर्भित। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन एमीटर। क्या होगा? कॉमन एमीटर राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, एससीआर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग प्लस लगाई जाती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग प्लस लगाई जाती है? एमीटर, एनोड, कैथोड व गेट। तो किस पर लगाई जाती है ट्रिगरिंग प्लस किस पर लगाई जाती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट पर। किस पर लगाई जाती है? गेट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉड्यूलेटर का काम क्या है? क्या काम होता है मॉड्यूलेटर का? नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है? तापमान कम करना, न्यूट्रॉन की गति धीमी करना, प्रतिक्रिया नियंत्रित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना ही मॉड्यूलेटर का मुख्य काम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? इनमें से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है? प्लास्टिक, रबर, कागज, वार्निश कैम्ब्रिक। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्निश कैम्ब्रिक। क्या होगा? वार्निश कैम्ब्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? इनमें से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? एल्यूमिनियम, लेड, तांबा या स्टेनलेस स्टील। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का उपयोग नहीं किया जाता है फ्यूज तार में। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा बेलास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में जो बेलास्ट जुड़ा होता है तो वो किसका कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा है, शुरुआत में निम्न वोल्टेज तथा कार्यशील वोल्टेज को निम्न मान पर कम करता है। बी है, शुरुआत में निम्न वोल्टेज और कार्यशील धारा को कम करता है। सी है, शुरुआत में उच्च वोल्टेज और कार्यशील धारा में वृद्धि करना। डी है, शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना। तो क्या काम होता है बेलास्ट का? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेलास्ट का क्या काम होता है, क्या काम करता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना ही इसका मुख्य कार्य होता है बेलास्ट का। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक क्वाइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? जब ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक क्वाइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? लैंप अधिक चमकदार हो जाता है, फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है, लैंप सामान्य रूप से प्रकाशमान होता है या फिर लैंप धीमा हो जाता है। तो क्या दुष्परिणाम होगा इसका? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाएगा, अर्थात बंद हो जाएगा। तत्काल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसमीटर, शंट जनरेटर, बूस्टर या फिर मोटर? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बूस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बूस्टर के नाम से। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों सभी लाइक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत वाहक बल पर, सामग्री की प्रकृति पर, लंबाई पर या तापमान पर? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत वाहक बल पर। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी डीसी शंट मोटर का शुरुआती बलागुण क्या होगा? डीसी शंट मोटर का शुरुआती टॉर्क क्या होगा? अति उच्च, निम्न, शून्य या फिर उच्च? क्या होगा? स्टार्टिंग के समय बलागुण क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च होता है। क्या होता है शुरुआत में? उच्च। तो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के समानांतर कारण के लिए मुख्य शर्त कौन सी है? अगर डीसी जनरेटर के को समानांतर में चलाना है तो इसकी मुख्य शर्त क्या होनी चाहिए? दोनों जनरेटर की क्षमता समान होती है, यहाँ समान है, मिसप्रिंट है। बी है, फील्ड क्रिटिकल प्रतिरोध एक समान होनी चाहिए। सी है, दोनों जनरेटर की पोलरिटी एक समान होनी चाहिए। डी है, दोनों जनरेटर की अधिकतम क्षमता एक समान होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए इनमें मुख्य रूप से, कौन सी शर्त सही होनी चाहिए? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों जनरेटर की पोलैरिटी एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ध्रुवता एक समान होनी चाहिए दोनों जनरेटरों की, जब समानांतर में इसको कार्य में लिया जाए तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारण है जो सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए है? ऑप्शन है, आर्मेचर कोर ठीक से परतदार नहीं है। बी है, जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। सी है, आर्मेचर प्रतिक्रिया 1 ओम से अधिक है। डी है, गलत ब्रश की स्थिति। तो क्या कारण है इसका? चलिए बताइए क्या कारण है कि जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? क्या कारण है मुख्य? चलिए बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा गया है, अर्थात उपयोग में नहीं लिया गया है, तो वह क्या कर देगा? अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की इनपुट स्थिर रखी जाए किंतु एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, केवीए लीडिंग हो जाएगा, केवीए लैगिंग हो जाएगा, केवीए परिवर्तित हो जाएगा या फिर लोड का पावर फैक्टर स्थिर रहेगा। चलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवीए लैगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैगिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जनरेटिंग स्टेशन निम्न प्राइम मूवर प्रयोग करते हैं। कौन से प्राइम मूवर प्रयोग में लेते हैं? स्टीम टरबाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन, गैस टरबाइन या फिर डीजल इंजन? तो किसका उपयोग किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन का। किसका उपयोग किया जाता है? डीजल इंजन का। अगला क्वेश्चन है, एडमिटेंस का विपरीत क्या होता है? विलोमानुपाती क्या होता है एडमिटेंस का? रेजिस्टिव, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं?
चलिए क्या होता है इसका विपरीत, एडमिटेंस का विपरीत क्या होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पीडेंस। क्या होता है इसका विपरीत, विलोमानुपाती, इम्पीडेंस। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, सोल्डरिंग बिट, बाइंडिंग एजेंट, सोल्डरिंग फ्लक्स। क्या कहा जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घुलने की पदार्थ को क्या कहा जाता है, घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग फ्लक्स। क्या कहा जाता है, सोल्डरिंग फ्लक्स। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता। मल्टीमीटर होता है उससे क्या नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन दे रखा है फ्रीक्वेंसी, धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज। क्या नहीं मापा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी नहीं मापी जा सकती, जबकि धारा, प्रतिरोध व वोल्टेज मापा जा सकता है मल्टीमीटर से, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मापी जा सकती। तो इसका करेक्ट, जब नापे जाने वाली धारा का अनुमान नहीं हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए। जब धारा मापनी हो और मापने का अनुमान नहीं है, धारा का अनुमान नहीं है, तो मापन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है न्यूनतम माप सीमा से, मध्य माप सीमा से, उच्चतम माप सीमा से, या फिर किसी भी माप सीमा से। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम माप सीमा से। कहाँ से शुरू करना चाहिए, उच्चतम माप सीमा से प्रारंभ करना चाहिए जब धारा का अनुमान नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है, इसमें प्रयुक्त विद्युतवाहक क्या होता है। चलिए बताइए क्या होगा, मैग्नीज, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें प्रयुक्त विद्युतवाहक किसका बना होता है। विद्युतवाहक को डिपोलराइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोलराइजर, डिपोलराइजर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड, जिसे MnO2 से दर्शाया जाता है। मैग्नीज डाई ऑक्साइड को किससे दर्शाया जाता है, MnO2 से। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आसुत जल विद्युत का होता है। आसुत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर, जो विद्युत का क्या होता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक या अतिचालक। क्या होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, जिसे अचालक भी कह सकते हैं। कुचालक को अचालक भी कह सकते हैं और इंसुलेटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घन कोण को किस में मापा जाता है। घन कोण होता है जिसे किस में मापा जाता है। घन कोण को ठोस कोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ठोस कोण। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डिग्री, स्टेरेडियन, रेडियन, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में मापा जाता है घन कोण को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है, किसका बना होता है सोल्डरिंग आयरन का बिट। सोल्डरिंग आयरन का जो बिट बना होता है वह किसका बना होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन, पीतल, तांबा। तो किसका बना होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो हरे रंग की रोशनी देता है लैंप में। कैडमियम, कैडमियम बोरेड, जिंक सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, या जिंक बेरिलियम सिलिकेट। तो कौन सा इनमें से, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट, हरे रंग का प्रकाश देता है बल्ब में। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें प्लेट्स को मजबूती देने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है जिंक, टिन, एंटीमनी या फिर कॉपर। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और शेयर भी करते रहिए सभी अपने दोस्तों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एंटीमनी का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। टेम्परेचर परिवर्तन होने पर भी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से। निकल, नाइक्रोम, मैग्नीन या फिर प्लेटिनम। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है तापमान परिवर्तन होने पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीन में। किसमें, मैग्नीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट, क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह में विरोध करता है, अर्थात धारा का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है संधारित्रों को कभी भी किसमें कूटबद्ध नहीं किया जाता। इनमें से किसमें कूटबद्ध नहीं किया जाता है। नैनोफेरेड, फेरेड, किलोफेरेड, पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड। तो किसमें नहीं कूटबद्ध नहीं किया जाता है, किसमें नहीं मापा जा सकता संधारित्रों का मान। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसमें नहीं मापा जाता, चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोफेरेड में। किसमें नहीं मापा जाता है, किलोफेरेड में कभी भी नहीं मापा जाता है संधारित्रों का मान। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। डीसी मशीन की मैकेनिकल लॉस में कौन सा इनमें से आता है। ऑप्शन है हिस्टैरिसीस हानि, वायु घर्षण हानि, एडी करंट हानि, आर्मेचर हानि। तो कौन सा यांत्रिक हानि के अंतर्गत आता है, मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत कौन सा आता है इनमें से। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु घर्षण हानि। कौन सी हानि आएगी यांत्रिक हानि के अंतर्गत, वायु घर्षण हानि। अगला क्वेश्चन है डीसी श्रेणी की चाल निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। डीसी श्रेणी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, तो उसकी चाल इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन है क्षेत्र डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, क्षेत्र कुंडलियों से समानांतर करके, या उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। उपरोक्त सभी द्वारा नियंत्रित की जा सकती है या कंट्रोल की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है, उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6, कितने होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कितनी स्लिप रिंग होती है, 3। राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है एक 220 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है, तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा। चलिए ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज, प्रतिरोध दे रखा है 440 ओम, तो करंट ज्ञात करना है। करंट ज्ञात करके बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। जब 220 में 440 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? शंट मोटर होती है डीसी, उसके टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? रेखिक होता है, परवलयीय, आयताकार परवलयीय, संतृप्ति तक परवलयीय और बाद में रेखिक। तो क्या होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डीसी मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखिक होता है। क्या होता है? लीनियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है? किससे निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है लेंज का नियम, फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, या फिर पास्कल का नियम। किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम द्वारा इसको निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली किसको दर्शाती है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, तो उसकी बीच की उंगली किसको दर्शाती है? वोल्टेज को, चुंबकीय फील्ड को, कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा को, या बल की दिशा को? किसको दर्शाती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाली करंट की दिशा को दर्शाती है बीच की अंगुली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? टर्बो अल्टरनेटर होता है, उसका कौन सा हिस्सा घूमता है? योक, ब्रश, आर्मेचर, या फिर पोल? क्या घूमता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल। क्या घूमते हैं? पोल घूमने वाला भाग होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या विद्युत करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता? इनमें से विद्युत करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? गीजर, वैक्यूम क्लीनर, फिलामेंट लैंप, इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो कौन तापीय प्रभाव का प्रयोग या इस्तेमाल नहीं करता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में किस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी ट्रांजिस्टर के आधार के किस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है, त्रिकोणीय, समलंबाकार, स्क्वायर प्लस साइन वेव। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लस। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार कौन सा है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, एमीटर बाइसिंग, बेस बाइसिंग, या कलेक्टर बाइसिंग? तो कौन सा सबसे कम पसंदीदा प्रकार है बाइसिंग का, जो सबसे कम पसंद किया जाता हो? चलिए बताइए क्या होगा इनमें से कौन सी बाइसिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेस बाइसिंग। इसका सबसे कम उपयोग में लिया जाता है, अर्थात पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुनी धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है। कौन सा फ्यूज होता है जो अपने मान से भी दुगनी धारा प्रवाह 3 से 4 सेकंड तक सहन कर सकता है? इनमें से कौन सा फ्यूज है? किटकैट फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा फ्यूज होता है जो 3 से 4 सेकंड तक अपने मान से भी दोगुनी मान की धारा को वहन कर सकता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक BZ148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित करता है? ये दूसरा अक्षर है जेड, तो ये क्या इंगित करता है अर्धचालक उपकरण में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जेड होता है, ये क्या इंगित करता है?
डिटेक्शन डायोड, कंट्रोल रेक्टिफायर, गन डायोड, जेनर डायोड। तो क्या इंगित करता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। क्या इंगित करता है, जेनर डायोड को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है विद्युत टेस्टर, उसमें किस प्रकार का बल्ब लगाया जाता है। ताप दीप्ति, पारद, नियोन या कार्बन। कौन सा लैंप लगा होता है, किस प्रकार का बल्ब लगा होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। कौन सा लैंप लगा होगा, नियोन लैंप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है। संलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है। प्रतिरोध जलाई, कुट्टित जलाई, आरक जलाई या फिर दाब युक्त जलाई। तो कौन सी संलयन जलाई का उदाहरण है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झलाई को आप सोल्डरिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोल्डरिंग। झलाई का दूसरा नाम क्या है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग को झलाई बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक झलाई। क्या क्या होगा, आरक झलाई।